गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन को हिंदी में हम कह देते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण, उसका द्विगुणन, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ये बात आप सबको ही पता है कि जो एक डीएनए होता है उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो अपने जैसे दो डीएनए बना देता है। ठीक है, और दो डीएनए से चार डीएनए बनते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए एक डीएनए है, इससे जैसे ये है सेम इसकी तरह दो डीएनए बन सकते हैं, यानी जो क्षारों की सीक्वेंस इसमें है वही इनमें होगी और वही इनमें होगी। यही ये डीएनए का एक अद्भुत गुण है। आरएनए के अंदर ये गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको डीएनए में बता रही हूँ कि डीएनए अपनी प्रतिकृति बना लेता है। ठीक है, तो ये जो ये प्रतिकृति बना रहा है डीएनए, अपने जैसे दो डीएनए बना रहा है, तो ये किस प्रकार का कंजर्वेशन है। ठीक है, क्योंकि संरक्षण है, अपने को संरक्षित कर रहा है। तो क्या ऐसे मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या ऐसे होता होगा कि ये जो दो डीएनए हैं, इनसे जो है जो दो डीएनए ये बने हैं, ये किस प्रकार से बने हैं, इसी को हमें यहाँ समझना है। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेशन, अर्ध संरक्षणीय, यानी कि इसमें आधा आधा डीएनए जो होता है अपने को संरक्षित करता है। ठीक है, आप जानते हो कि अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है उसकी जो फर्स्ट फेज होती है उसमें एक सेल से दो सेल्स बनती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेल साइकिल होती है उसकी जो इंटरफेज में G1 फेज़ के बाद जो S फेज़ आती है, इस S फेज़ में हमारा डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये जो जिसको हम क्या कहते हैं 46 वन क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो ये यहाँ पर जाके इसमें टू क्रोमेटिड आ जाते हैं, दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम यहाँ बनता है, यानी 46 का जो है यहाँ पे आप 92 क्रोमेटिड या 92 क्रोमोसोम्स जो बन जाते हैं, जो कि लेकिन वो 92 हम उसे नहीं कहते हैं क्योंकि वो दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम्स के अंदर पैक हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृति मतलब अपनी जैसी बिल्कुल हूबहू अपना हम शकल बनाना, वो एस फेज़ में बनता है। ठीक है, इंटरफेज की एस फेज़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल G1 फेज़ के बाद एस फेज़ में एंटर करती है उसको एक से दो बनना ही होता है। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों होता है? ताकि जो डीएनए है उसके अमाउंट को हम दुगना कर सकें। ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर इसमें इससे एक से दो सेल्स बननी है, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर वो जो है आपके डबल नहीं होंगे, 92 नहीं होंगे, तो फिर इसमें 46 कैसे पहुंचेंगे? कि दो सेल बनानी है और उसमें भी 46 होने चाहिए, इसमें भी 46 होने चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट जो है इसमें 96 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो इसके लिए डीएनए को अपने को रेप्लिकेट करना है, अपना जैसा डीएनए बनाना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे डीएनए का डबल होना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये उन्हीं सेल्स में होता है जिनको विभाजित होना होता है। और किस फेज़ में होता है? इंटरफेज की एस फेज़ में ये होता है। ठीक है, अब मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये किस प्रकार से रेप्लिकेट होती हैं, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक विशिष्ट ये प्रोसेस है। 1915 में मैथ्यू मॉल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने इसको बताया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो किसने बताया था, किस प्रकार से होता है, ये किसने बताया था। ठीक है, होता है ये तो हमें पता है, लेकिन किस प्रकार से होता है ये बताया था मॉल्सन और स्टाल ने। और क्या बोला कि डीएनए प्रतिकृतिकरण एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। इसको आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है कि ये एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है 5' 3' और ये इसके एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड है 3' 5'। ठीक है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये किस प्रकार से होता
है। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसे देखे बिना आपकी समझ में ये नहीं आएगा। तो पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनको मिस मत करिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो से जुड़ा हुआ है। और टाइमली अगर आप देखेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप आज आपको टाइम नहीं मिल पाता तो कोशिश करिए कि कल तो उसको देख ही लें, और फिर भी अगर रात में सोने से पहले देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहले ये दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, ठीक, और अलग होने के बाद ये टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका 5-3 है और ये 3-5 है। तो पहले ये अलग हो जाते हैं, हो गए अलग, 5-3, 3-5, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एंजाइम वर्क करते हैं, वो हम इसके बाद पूरा उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमें केवल ये पढ़ना है कि ये अर्ध संरक्षी जो क्रिया है ये किस प्रकार से हम इसको अर्ध संरक्षी कह रहे हैं। और ये टैम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, टैम्पलेट यानी सांचे की तरह कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ठप्पे वाला सांचा, उसको जो है इंक पैड में लगाते हैं, इंक में लगाते हैं, उसके बाद उसको हम किसी पेपर में जब उसको प्रेस करते हैं तो वही जो उस टेम्पलेट में लिखा होता है वही पेपर में आता है। तो टेम्पलेट क्यों बोला कि जो इसमें लिखा है वही इसके सामने बनेगा, और जो इसमें लिखा है वो उसके सामने बनेगा, ठीक है। अब बनना क्या है, जैसे सपोज यहाँ पर ए है तो आप जानते हो ए के सामने टी छार होता है, पता है आपको ए के सामने क्या होता है, टी छार होता है ना। अब ये अलग हो गए हैं तो लेकिन छार तो वही रहेंगे। अब देखिए जब यहाँ पे ये नया डीएनए बनाएगा तो इसके सामने कौन सा छार आएगा, इसके सामने टी ही आएगा, ठीक है। और ये जब नया स्ट्रैंड बनाएगा तो इसके सामने कौन सा छार आएगा, एडेनिन आएगा। तो यहाँ पे एटी था और यहाँ पर भी क्या हो गया, एटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज आपका जो है स्टार्टिंग में साइटोसिन था, तो यहाँ पे ये इसका क्या था, इसके सामने यहाँ पे ग्वानिन रहा होगा। अब इसके सामने सी के सामने यहाँ पे ग्वानिन आएगा और इसके सी के सामने यहाँ पे साइटोसिन आएगा। देखिए इसके सामने जो चेन बन रही है वो इसकी तरह बन रही है, टीजी बन रही है। इसके सामने जो चेन बनी वो इससे अलग हुई चेन के समान है, और इसके सामने जो चेन बन रही है वो इससे अलग हुई चेन के समान है। इससे कौन सी चेन अलग हुई थी, ये, इस पे क्या थे ए सी और इस पे क्या है ए सी, और यही चीज़ यहाँ थी, मैंने आपको बोला। तो इस पे यही तो रहा होगा, ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर की छार बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये जब अलग हुए तो ए सी इधर आ गया, टी जी इधर चले गया। इनके सामने जो छार आया ए सी, क्योंकि थायमिन के सामने हमेशा एडेनिन आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है, और एडेनिन के सामने इधर थायमिन आया और ग्वानिन के सामने इधर साइटोसिन आया। तो ये जो दूसरा डीएनए बनता जाएगा इसके सामने, इसके छार और इसके छार को आप करिए मैच, ए टी ए टी ए टी, सी जी सी जी सी जी, समझे आप। तो अब इस तरीके से इस पर एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा पूरा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं होता है, ये क्वेश्चन आया है आपको। यूरेसिल छार जो होता है आरएनए में होता है, ठीक है। एडनिन और ग्वानिन इसमें होते हैं, प्यूरिन, और पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन होते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंड बन गया। इस प्रकार से ये बिल्कुल इसकी अपने पेरेंट्स की दो कॉपियाँ बन गई हैं, ठीक है। तो इस पे यही बोला गया है कि ये अलग होते हैं और ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, और इनके आगे नया बनता है। तो ये ओल्ड टेम्पलेट है, ओ फॉर ओल्ड, इधर वाला ओल्ड है, इसके सामने न्यू टेम्पलेट बना। ऐसे ही ये ओल्ड है और इसके सामने ये न्यू स्ट्रैंड बन गए, ठीक है। तो ओ जो भी हैं ओल्ड टेम्पलेट हैं, यानी इससे निकले हुए हैं, और इनके आगे नई जो चेन है वो बनती जाती है चारगाप्स रूल के अनुसार, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन एक अर्ध संरक्षित प्रक्रिया है। आधा आधा है, आधा इस पोर्शन से संरक्षित होता है, आधा इस चेन से संरक्षित होता है।
तो मैथ्यू और मैसन ने अपना प्रयोग के लिए जीवाणु ई कोलाई लिया और इनको फिर प्रयोग इसमें हुआ, बिल्कुल प्रूफ के साथ ये बताया गया। प्रयोग के लिए क्या जो स्ट्रैटेजी ली गई वो ली गई डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी घनत्व अपकेंद्रण। ठीक है, अब डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? मैथ्यू और मर्सन ने जो ये लिया डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का जो थीम ली, और इसमें इन्होंने जीवाणु लिया इसेर्सिया कोलाई। ठीक है, इसेर्सिया कोलाई। डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। आप जानते हो कि द्रव में जब कोई वस्तु को हम डालते हैं तो जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो तैरती है, जिसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है वो आधी डूबी हुई पानी में तैरती है, और जिसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक होता है वो डूब जाती है। ठीक है, तो तैरती कौन है? जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए घनत्व जो लेने के लिए सीजियम क्लोराइड का विलयन लिया, CaCl यानी सीजियम क्लोराइड। ठीक है, और सीजियम क्लोराइड को का जो ये विलयन है, इसकी एक खासियत होती है सीजियम क्लोराइड के विलयन की, कि अगर आप इसको घुमाओगे, जैसे मिक्सी में घुमाते हैं, अगर आप इसको बहुत देर तक घुमाओगे तो इसमें आपको विभिन्न लेयर्स दिखाई देंगी, इसके अलग अलग इसके जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, जैसे नीचे बहुत गाढ़ा दिखाई देगा, उसके ऊपर थोड़ा मध्यम गाढ़ा, और ऊपर ही बिल्कुल हल्का आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा, मट्ठा देखा होगा आपने, तो जब उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसमें एक लेयर बनती है, पानी की लेयर ऊपर आ जाती है, और जो उसमें प्रोटीन्स खनिज वगैरह जो होते हैं वो नीचे बैठते हैं, तो नीचे गाढ़ा ऊपर पतला। ऐसे सीजियम क्लोराइड को घुमाने पर इसमें एक मतलब गाढ़ेपन के आधार पर एक लेयर्स इसमें बन जाती हैं। ठीक है, तो अब किसी पदार्थ को अगर आप इसमें डालोगे तो वो पदार्थ भी अपनी घन, जैसे पानी में हम कोई चीज़ डालते हैं, मैंने आपको बताया, तो जिस चीज़ का घनत्व इससे कम होता है वो तैरती है, जिसका इससे अधिक होता है वो डूब जाती है, और जिसका इसके बराबर होता है वो बीच में रहती है। ठीक है, और ये घनत्व के आधार पर बटा है कि नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर डेंसिटी कम है। ठीक है, नीचे ज़्यादा घनत्व है, ऊपर कम घनत्व है, या नीचे सांद्रता ज़्यादा है क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता पर है, सांद्रता मतलब गाढ़ापन। ठीक है, और ऊपर ये गाढ़ी कम है। गाढ़ा समझते हो ना, एक तो बिल्कुल पानी की तरह होता है, वो कम सांद्रता होती है, और जो उसको अगर आप उसमें कुछ आटा घोलते जाओ पानी में तो वो गाढ़ा होता जाता है। तो किसी पदार्थ को इसमें डालने पर अपने घनत्व के अनुसार सीजियम क्लोराइड की घनत्व के विभिन्न परतों में रुक जाता है। ठीक है, अधिक घनत्व वाला नीचे, कम घनत्व वाला ऊपर। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए 2 प्रकार का DNA बनाया। अब DNA बनाने के लिए आप जानते हो DNA में नाइट्रोजनी क्षार होती है। ठीक है, जैसे पिछले प्रयोग में हमने जो किया था हॉर्से और चैसे का, वहाँ पे हमने प्रोटीन का सल्फर और क्षार का फास्फोरस लिया था, न्यूक्लियोटाइड का फास्फोरस लिया था, DNA का फास्फोरस लिया था। यहाँ पे DNA का नाइट्रोजन लिया है, तो N14 N15 2 प्रकार के नाइट्रोजन लिए। तो अब N14 जो हल्का था, N15 गाढ़ा था, इसीलिए 2 प्रकार के नाइट्रोजन लिए इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए। अब इन DNA को आप जो है, अगर सीजियम क्लोराइड के विलयन में थे, इनमें अगर आप 280 नैनोमीटर का प्रकाश डालते हैं तो ये इसमें आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि CS विलयन है, तो इसमें गाढ़ा वाला DNA नीचे बैठ जाएगा, हल्का वाला ऊपर रहेगा, और इनके जो बीच का हाइब्रिड बनेगा वो बीच में रहेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे ई कोलाई जो थी, क्योंकि इस ई कोलाई के DNA को ही चेंज करना था। ठीक है, इस ई कोलाई को इन्होंने पहले N15 वाले माध्यम में ग्रो करा। ध्यान से समझिए, एक माध्यम लिया, ठीक है, इस प्रकार का बीकर लिया, बीकर नहीं सॉरी, इस प्रकार का एक बर्तन लिया, और इसमें इन्होंने N15 जो है नाइट्रोजन डाल दी। अब इसमें ई कोलाई भी डाल दी। तो ई कोलाई आप जानते हो विभाजित होगी, जो जीवाणु है, जीवाणु द्विखंडन के द्वारा अपने को 1 से 2 कोशिका में तोड़ता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया। तो जब ये 1 से 2 कोशिका में टूटेगा तो इसका DNA भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। तो उसके लिए इसको क्षार चाहिए, और क्षार बनाने के लिए यहाँ पे N15 हमने डाल दिया, नाइट्रोजन हमने N15 डाल दिया। ठीक है, तो
इसके अंदर 1 से 2, 2 से 4 जो भी बनेंगी तो डीएनए सारा N15 वाला हो जाएगा। इसका डीएनए में जो क्षार होंगी, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होंगी प्यूरिन पिरिमिडिन, वो नाइट्रोजन के 15 वाली हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, आपने इसमें से एक ई कोलाई को लेना है। ठीक है, सारी नहीं, एक ई कोलाई को लेना है, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल ई कोलाई बन गई। अब इसमें से एक ई कोलाई को लेके फिर दूसरे माध्यम में डालना है, और इस माध्यम में मतलब इसमें पोषक तत्व तो होंगे, उसमें N14 डाल देना है। ठीक है, N14 डालने के बाद अब जो डीएनए बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, देखिए, क्योंकि जब इसका डीएनए ये रहा, इसके 2 स्ट्रैंड अलग हुए होंगे तो ये N15 रहा होगा, और ये इसका N15 रहा होगा। ये वाला जो रेड पेन से है वो N14 है, तो ओल्ड वाला N15 रहा होगा। ठीक है, और जो नया बना होगा वो कैसे बना होगा, वो N14 बना होगा, क्योंकि हमने इसे N14 में डाल दिया। N15 नहीं है तो हमने इसे N14 में डाला, तो नया स्ट्रेन का जो डीएनए बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड जो क्षार होंगे वो N14 होंगे। तो एक हाइब्रिड बन गया, बीज का बन गया, ऐसा डीएनए बना जिसके एक स्ट्रैंड पे जो क्षार है उसमें नाइट्रोजन 15 है, और एक जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें जो क्षार है उसमें नाइट्रोजन 14 है। ठीक है, अब इसको फिर N14 में हम कई समय तक मतलब माध्यम में रखा और ये ग्रो करते गए, तो हमको इस प्रकार के मिले N14 N15 वाले। ठीक है, अब देखिए ये फिर अलग हुए होंगे, इसको मैं समझाती हूँ आपको। इस स्ट्रैंड को देखिए आप। ठीक है, इसमें एक N15 है और एक N14 है। क्लियर, इसको देखिए, इसमें एक N15 है और एक N14 है। अलग हो गए स्ट्रैंड, ये 2 धागे हैं, मैं सीधे बना रही हूँ उनको, तो ये अलग हो गए। अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, यानी इस पे यहाँ पे क्षार जो है डीएनए की दूसरी श्रृंखला बनेगी क्षार के द्वारा, इसके सामने यहाँ बनेगी, इसके सामने यहाँ बनेगी और इसके सामने यहाँ बनेगी। ठीक है, तो माध्यम में हमने N14 डाला है, माध्यम में हमने क्या डाला है N14, तो जो यहाँ पे ये क्षार की श्रृंखला बनेगी इसमें सारे N14 होंगे, क्योंकि N15 अब हमने हटा दिया है। ठीक है, ये भी N14 बनेगा, ये भी N14 और ये भी N14 बनेगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन N15 है कौन N14 है। देखिए, जब हमने पहले इसको N15 माध्यम में ग्रो करा था तो हमने इसे सीजियम क्लोराइड विलयन में डाला था। ठीक है, ये वाले तक जब हमने किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट तक, तो हमें यहाँ पे N15 और N14 15 वाले मिले थे। तो जब हमने इसे सीजियम क्लोराइड में डाला तो हमें 2 बैंड दिखाई दिए, एक भारी वाला बैंड जो नीचे था और एक हाइब्रिड वाला बैंड जिसमें N14 और N15 थे। फिर उसके बाद N15 धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब एलोन N15 नहीं रहा। उसके बाद हमने इसको किस में ग्रो करा, ये जो N14 15 मिला इसे N14 में ग्रो करा, तो हमें क्या मिला, हमें N15 14 वाले, N14 14 वाले, N14 15 वाले, 14 15 वाले और N14 14 मिले। यानी ये भारी वाला अब हमें इस सीजियम क्लोराइड की सांद्रता प्रवणता में नहीं दिखाई देगा। ऊपर N14 है, बीच में N14 और 15 है। ठीक है, तो मैंने और अच्छे से इसको बनाया है, किस प्रकार से किया है देखिए। पहले N15 15 वाला डीएनए था, पहले हमने इसे N15 वाले माध्यम में ग्रो करा, तो जो डीएनए की ई कोलाई को, ठीक है, किसको ग्रो करा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ई कोलाई को लेना है, नाइट्रोजन के 2 माध्यम बनाने हैं, N14 वाला N15 वाला, और उसको किस में डालना है, सीजियम क्लोराइड में चेक करने के लिए अब जो डीएनए हमें मिला है वो कम घनत्व वाला है या मध्यम घनत्व वाला या उच्च घनत्व वाला है। यानी वो N15 में हमने ग्रो किया था ई कोलाई को, तो जो डीएनए N15 वाला था वो N14 में ग्रो करने पर उस पर क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो N15 था, इसको N14 में रखा तो 2 डीएनए बने, ये अलग हो गया N15 N15, ये रहा N15 N15, इन पे N14 N14 जुड़ा, फिर इनको N14 माध्यम में डाला तो ये फिर अलग हो गए स्ट्रैंड N15 N14। अब इस पर क्योंकि माध्यम में केवल 14 है तो ये 14 14 इसके आगे आके जुड़ गए, फिर ये भी अलग हो गए N14 N15 N14 14 इनके आगे आगे जुड़ गए। तो यहाँ पे जो बैंड हमें मिला, यहाँ पे फर्स्ट में तो बैंड नीचे वाला मिला,
हाई घनत्व वाला, बीच में सेकंड में मध्यम घनत्व वाला, और थर्ड में हमें दोनों मिले, बीच वाला भी और ऊपर वाला भी। तो सीजीएस विलियन से हमें ये पता हुआ कि हमें जो डीएनए नया मिल रहा है वो किस प्रकार का मिल रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि एक मतलब ये अर्ध संरक्षणी क्रिया है। इसमें देखिए एक ओल्ड डीएनए है, एक न्यू है, एक ओल्ड है, एक न्यू है, इसीलिए अर्ध संरक्षी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।